प्रिय छात्रों, ये थर्ड कंटेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, they entered into secret negotiations with the King of Prussia, ruler of other neighboring countries, who were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers threw from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. Among the patriotic song they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roget de Lille. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris, and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of the France. 1792 में जो दोबारा रिवॉल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से फ्रांस को रिपब्लिक बनाने के लिए, उसमें जिस पैट्रियोटिक सॉन्ग को गाया गया, वह फ्रांस का नेशनल पैट्रियोटिक सॉन्ग आगे चल कर के बाद में अनाउंस किया गया, जिसको हम मार्शले के नाम से जानते हैं। जिस तरह से अपने देश में अपना राष्ट्रगान है, उसी तरह से मार्शले फ्रांस का राष्ट्रगान है। चूँकि इसमें कह रहा है कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के रूप में इस्टेब्लिश हो गया था, और लुई 16वां ने कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर भी कर दिया था, बट लुई 16 प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से मिल करके जो है षड्यंत्र भी कर रहा था, लेकिन उसका षड्यंत्र सफल होता उसके पहले ही 1792 में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रसा के विरुद्ध वार डिक्लेयर घोषित कर दिया, और इस वार को फ्रांस के
जो रिवोल्यूशनरी के सपोर्टर थे, उन्होंने पूरे ऑल यूरोप कॉन्टिनेंट के किंग और एरिस्टोक्रेसी के विरुद्ध इस युद्ध को एक्सेप्ट किया कि यह राजा और कुलीनों के विरुद्ध एक लड़ाई है, जिसको वहाँ का जो मिडिल क्लास था फ्रांस का, वह मार्शले जैसे पैट्रियाटिक सॉन्ग को गाते हुए जो है उस क्रांति के लिए, युद्ध के लिए आगे बढ़ते गए। द रिवोल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेस and economic difficulties to the people, while the men were away fighting at the front. Women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the rich sections of society. Political club became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of St. Jacob in Paris. Women too, who had been active through this period, formed their own clubs. Tell you more about their activities and demand. ये बता रहा है कि रिवोल्यूशनरी वार में जनता को डिफ़िकल्टीज तो आई, इकोनॉमिक क्राइसिस भी झेलना पड़ा, पर जब इस वार में पुरुष वार में चले गए तो फैमिली की सारी लायबिलिटीज़ और आउटिंग वर्क का भी पूरा लायबिलिटीज़ महिलाओं के ऊपर आ गया और महिलाओं ने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी ढंग से निभाया भी। हालांकि हम सबको ध्यान है कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में मात्र ऐसे पुरुषों को वोटिंग का राइट प्रदान किया गया था जो प्रॉपर्टी होल्डर थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, पूंजी थी, जो टैक्स पे कर सकते थे। पर उस मोनार्ची के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के इस्टेब्लिश होने के बाद जो छोटे छोटे क्लब बने, उन क्लबों में फ्रांस के सिचुएशन को लेकर जो चर्चाएं होती थी, उसमें जो एक सबसे बड़ा और आगे चल कर के इम्पॉर्टेंट क्लब के रूप में इस्टेब्लिश हुआ वह जैकोबिन क्लब था। और इस जैकोबिन क्लब ने ही 1792 ईस्वी का जो ये रिवोल्यूशन 1792 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से रिपब्लिक के लिए जो संघर्ष हुआ, उसमें जैकोबिन क्लब ने ही लीडिंग किया। जैकोबिन क्लब का मेन जो लीडर था रॉबेस्पियरे,
यहाँ अभी आगे आएगा। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंगेड मेनली टू द लेस prosperous section of society. They include small शॉपकीपर्स। माने जैकोबिन क्लब किसको रिप्रेजेंट करता था, या जैकोबिन क्लब में कौन से लोग शामिल थे? तो लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो इकोनॉमी रूप से कम समृद्ध थे। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसियंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर, जो डेली काम करके डेली अर्निंग करके कमाने खाने वाले थे। ऐसे सारे लोग जो है जैकोबिन क्लब को बिलोंग करते थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे इस जैकोबिन क्लब को लीड कर रहा था। ए लार्ज ग्रुप among the Jacobin decided to start war wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set them slaves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee breeches. Knee breeches means जो घुटने तक पहना जाता है। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. The Jacobin came to be known as the Sans Culottes, literally meaning those without knee breeches. Culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do as. वुमेन को यह पहनना अलाउ नहीं था। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे, फ्रांस में जो एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते थे, जो कुलीन लोग थे, वीआईपी लोग थे, अपने को ऊंचे ओहदेदार जो मानते थे, वो बिचेस पहनते थे। बिचेस का मतलब जो घुटने तक का वस्त्र होता है, जिसे आप कैफरी बोलते हैं आज की भाषा में। वहाँ घुटने तक जो कपड़ा पहना जाता था उसको बिचेस कहते थे, और वो बड़े लोग पहनते थे। तो जैकोबिन क्लब के लोगों ने उन एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट में, उनके अपोज में रेड कलर का लाइनिंग का, रेड कलर में लाइनिंग की फुल जो है पैंट उन्होंने पहनना शुरू किया। और यह पैंट और फ्रोज़न कैप, रेड कलर के जो है फ्रोज़न कैप जो थी, ये दोनों उनके लिबर्टी का सिंबल था। और वो अपने को सौकुलात बोलते थे। जो वीआईपी एरिस्टोक्रेसी जो समुदाय था, फैशन परस्त लोग जो थे,
जो केवल घुटने तक वस्त्र पहनते थे, उनके अपोज में जैकोबिन क्लब के लोगों ने इस तरह का वेश धारण करके अपने को लिबरल और अपने को जो है लिबर्टी के पक्ष में दिखाया, लेकिन वुमेन को, औरतों को यह ड्रेस अलाउड नहीं था। यहाँ देखिए फिगर भी दिया हुआ है। ये देखिए पूरा घुटने के नीचे तक इनकी ये जो है पतलून है। यहाँ ये देखिए चित्र भी ये दिया हुआ है, जो जैकोबिन क्लब के लोग पहनते थे। In this summer of 1792, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supply and high prices of food. On the morning of August, thus they stormed the place of the Tuleracia, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All men of 20 years and above, regard of wealth, got the right to vote. कह रहा है कि 1792 में खाद्य पदार्थों की महंगाई के अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला गया। राजा खुद कई घंटे तक बंधक बना रहा। बाद में नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पास किया और न्यू इलेक्शन कराए गए। न्यू इलेक्शन में सभी 20 इयर्स से ऊपर के लोगों को वोट का राइट दिया गया। लेकिन यहाँ भी यह ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं को, वुमेन को अभी भी राइट का अधिकार नहीं मिला। जैकोबिन क्लब ने 21 इयर्स के ऊपर के लोगों को वोटिंग पावर तो दे दिया सभी को, पैसे वाले हों या पैसे वाले ना हों, लेकिन महिलाओं को वोटिंग का, वुमेन को वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं मिला। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन on 21 September 1792. It abolished the monarchy and declared France a republic. Elected assembly ने 1792 बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, 21 सितंबर 1792। उसने मोनार्ची को एबॉलिस्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक। 1792 को फ्रांस एक रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ। एज यू नो, ए रिपब्लिक इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपुल
elect the government including the head of the government. हेड ऑफ द गवर्नमेंट का इलेक्शन पीपुल करती है। जिस देश में पीपुल हेड ऑफ द गवर्नमेंट का इलेक्शन करती है उस गवर्नमेंट को हम रिपब्लिक गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्ची। मोनार्ची क्या होती है? हेरिडिटी होती है। राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, उस बेटे का राजा, राजा का बेटा ही राजा होगा, फिर उस बेटे का जो बेटा होगा वो राजा होगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो राजा होगा, माने पीढ़ी दर पीढ़ी। हेरिडिटी, देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्ची। मोनार्ची में जो है हेरिडिटी चलती है, बट रिपब्लिक में हेरिडिटी नहीं चलती। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर। कह रहा है कि कोई और भी कंट्री रिपब्लिक हो तो उसके विषय में आप पता करें। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason on 21 January 1793. He was executed publicly at the place de la Concorde. The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after. लुई 16वां को देशद्रोह के विरोध में फांसी दे दी गई। प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे पब्लिकली फांसी दे दी गई और उसकी रानी मेरी एंटियनो का भी वही हश्र हुआ। मीन्स दोनों ट्रिएजन मीन्स देशद्रोह होता है। देशद्रोह के आरोप में लुई 16 को फांसी दे दी गई और उसकी रानी मेरी एंटिनो को भी बाद में चलकर फांसी दी गई। वही हश्र हुआ बता रहा है। मैरी एंटिनो मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। इस तरह से 1792 में फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। लेकिन रॉबेस्पियर का जो रिजीम शुरू हुआ इसकी चर्चा हम कल करेंगे 3.1 में जो है। तब तक के लिए थैंक यू।